गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारी क्लास बीए सेकेंड ईयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की छात्रा राखी मालविया ने प्रैक्टिकल बनाया है और इस प्रैक्टिकल की तरह आप लोग भी अपना प्रैक्टिकल बना सकते हैं। प्रैक्टिकल की कॉपी भी मार्केट में अवेलेबल है या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि आप पेजेस ले लें जिसमें वन साइड लाइनिंग हो और सेकेंड साइड वो पूरी तरह ब्लैंक हो। इस तरह के पेजेस में आप यदि अपना प्रोजेक्ट या हम जैसे प्रैक्टिकल फाइल कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, यदि आप वो बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको वन बाय वन पेज आपको मैं एक्सप्लेन करते हुए जाता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया। सबसे ऊपर इन्होंने लिखा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वोकेशनल सब्जेक्ट। ये प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल कुछ भी लिख सकते हैं, नो डाउट इन इट। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स का नेम लिखेंगे, ये इन्होंने राखी मालवी ने बनाया है। इसके बाद इन्होंने अपने फादर्स का नेम लिखा है और इनके बहुत अच्छे से रोल नंबर भी लिखे हैं, क्योंकि कई बार रोल नंबर नहीं होने के कारण हमें कन्फ्यूज़न होता है। यदि आपको पता है तो अपना रोल नंबर लिखेंगे। एनरोलमेंट नंबर भी लिखा है, क्लास भी लिखा है। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले जो सबसे पहला प्रैक्टिकल है वो है केस स्टडी। तो इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ अ केस स्टडी के बारे में बताया। सबसे पहले हम जब भी केस स्टडी का मतलब होता है, केस मतलब कोई सा भी एक प्रॉब्लम को लेना और उसका अध्ययन करना। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि आखिर ओवरऑल वो जो केस है, हमारी समस्या क्या है। फिर इसके बाद हम उससे संबंधित उस समस्या को डिफाइन करने के बाद उससे संबंधित समस्या के को और गहराई से जानने के लिए हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, उसके बारे में अभी तक क्या क्या अध्ययन हो चुका है। इसके बाद उस समस्या को या उस जो केस स्टडी कर रहे हैं हम उसमें कौन कौन सी मेथड का उपयोग करेंगे। इसके बाद हम ओवरऑल उसका डिस्कशन करेंगे और लास्ट में हम अपना कंक्लूज़न निकालेंगे कि इस केस का अध्ययन करने के बाद हमें इससे ये रिज़ल्ट मिलता है। केस स्टडी के ये इन्फोग्राफिक्स दे रखे हैं। सबसे पहले ओवरव्यू दे रखा है, फिर जब आप ओवरव्यू के बाद क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, फिर इन्होंने उसके सॉल्यूशन बताए हैं और लास्ट में रिज़ल्ट को बताया है। आगे जाते हैं तो इन्होंने व्यक्तिगत अध्ययन भी कहलाता है केस स्टडी। केस स्टडी के बारे में इन्होंने पूरा डिटेल में लिख रखा है यहाँ पर। इस तरह आप केस स्टडी के बारे में बता सकते हैं डिटेल में लिखा हुआ। ये इन्होंने व्यक्तित्व के अध्ययन बताएं। व्यक्तित्व अध्ययन की विशेषताएं केस स्टडी की, इसमें आपका व्यक्तिगत अध्ययन होता है। आप किसी एक व्यक्ति की केस स्टडी कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति को लीजिए और आप उसकी पूरा स्टडी कर सकते हैं। आप ऐतिहासिक अध्ययन कर सकते हैं केस स्टडी में। इसमें एक या कुछ इकाइयों का अध्ययन भी कर सकते हैं, गहन अध्ययन कर सकते हैं। अलग अलग टाइप्स बताए इन्होंने कि आप केस स्टडी में किन किन चीज़ों का केस स्टडी कर सकते हैं। आप एक टॉपिक भी ले सकते हैं, एक व्यक्ति को भी ले सकते हैं, एक समुदाय को भी ले सकते हैं, एक संस्थान को भी ले सकते हैं। इसके बाद इन्होंने सीमित क्षेत्र बताएं, गुणात्मक अध्ययन बताया, कारकों का अध्ययन बताया, व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति की कार्यप्रणाली। तो इन्होंने समस्या की संक्षिप्त विवेचना करना है कि आखिर समस्या क्या है। सबसे पहले आप कौन से केस का चुनाव करते हैं, फिर इकाइयों के प्रकारों का उल्लेख, जैसे व्यक्ति, परिवार, समूह। आप इनमें से क्या व्यक्ति के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं या किसी परिवार के ऊपर, किसी समूह के ऊपर, या किसी जाति का अध्ययन कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन कर रहे हैं। तो जिस भी चीज़ का आप अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर आप उसका के विश्लेषण करेंगे, फिर उसके बारे में आप पूरा अध्ययन करते जाएंगे और आगे इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे। केस स्टडी के स्टेप्स इस प्रकार है। स्टेप 1, ये देखिए इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से स्टेप 1 में क्या होगा इन्होंने लिखा है, केस स्टडी करने से पहले केस की बारीकियों को समझे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करें। सबसे पहले केस स्टडी का मतलब किसी भी केस का अध्ययन करना, वो कोई भी हो सकता है, और उसकी बारीकियों को समझे और फिर उसकी जो भी उसमें जो मेन वर्ड्स आ रहे हैं, जो पॉइंट्स आ रहे हैं, हम उनको हाईलाइट करते जाएंगे। फिर स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में इन्होंने लिखा है, आप केस के लिए जिम्मेदार मुख्य कारकों पर ध्यान दें कि कौन कौन से कारक है जिसके कारण वो समस्या उत्पन्न हुई। जब आप समस्या की जड़ को जानेंगे तभी समस्या का हल भी निकाल पाएंगे, क्योंकि जब तक आपको किसी केस की समस्या को नहीं जान पाएंगे आप उसका हल नहीं निकाल सकते हैं। तो मुख्य समस्याओं को हाईलाइट करें और उसमें से मुख्य कारण समस्याओं को अलग करें कि उसका क्या क्या
मतलब कारण है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। जब आपको मुख्य समस्या का पता चल जाए तब आपको उसके अलग अलग समाधान के बारे में सोचना चाहिए कि इस समस्या का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसके लिए आप डिस्कशन करें, रिसर्च करें और एक्सपीरियंस की मदद ले सकते हैं। इसके बाद हम स्टेप 4 पे आएंगे। स्टेप 4 में जाहिर सी बात है कि आप सभी समाधानों को एक साथ लागू नहीं कर सकते हैं, इसलिए टीम डिस्कशन की मदद से सही समाधान चुने जो समस्या का हल करता है, क्योंकि बहुत सारे हल निकलेंगे लेकिन सारे हल को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उनमें जो बेस्ट ऑप्शंस हैं जो समस्या को हल कर सकते हैं उनको आप समस्या के हल करने के लिए लागू करेंगे। अंत में अपने द्वारा लिए गए निर्णय और समाधान को लागू करने के बाद भी बाद की परिस्थिति का मूल्यांकन करें और देखें कि आपका निर्णय सही था। मतलब जो आपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो जो भी स्टेप लिए उनका बाद में फिर अध्ययन करें कि आपने जो स्टेप ली वो सही है या नहीं। केस स्टडी आपका हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस पेज के ऊपर वापस इन्होंने शॉर्ट में लिखा है। ये केस स्टडी के बारे में अलग अलग तरह से इन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आगे हम यदि बढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल नंबर 2 है एंगर मैनेजमेंट, मतलब गुस्सा प्रबंधन, या आपका जो हमें आज की बहुत बड़ी समस्या है एंगर मैनेजमेंट। हम जानते हैं कि एंगर एक बहुत बड़ी समस्या है और इन्होंने इसके कई सारे मतलब पॉइंट भी लिखे हैं कि एंगर से क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, फिर एंगर के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आजकल के युग में एंगर एक बहुत बड़ी समस्या है और उसका सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि हम भले कि कितने ही व्यक्ति समझदार हो लेकिन कभी न कभी गुस्से का शिकार हो ही जाता है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत शानदार तरीके से इसके फिजिकल साइंस ऑफ एंगर, इस बाद एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, फिर गेटिंग हेल्प, इस तरह से अलग अलग इन्होंने काउंसलिंग की मदद के लिए बोला है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कई प्रकार की थेरेपी के बारे में बात की है। सेल्फ हेल्प फॉर एंगर, अलग अलग इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनके पॉइंट्स को बताया है। फिर अपने ये इन्होंने लिखा है अपने क्रोध के संकेतों को पहचानना, कि आपको क्रोध हो रहा है तो उनको कैसे जानेंगे कि ये हमें क्रोध हो रहा है। इसके बाद इन्होंने कुछ स्टेप्स लिखी हैं कि हाउ एंगर कैन अफेक्ट योर हेल्थ। तो इसमें इसके कारण चिंता होती है, अनिद्रा होती है, अवसाद होता है, पीठ दर्द होने लगता है, स्ट्रोक, सिर दर्द, हृदयघात, उक्त रक्तचाप मतलब बीपी वगैरह। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं है ना। अब यदि क्रोध छिपा हुआ या दबा हुआ है तो इससे हो सकता है आपके भोजन में विकार, आपको भोजन से संबंधित इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप उस समस्या से बचने के लिए ड्रग्स या शराब का उपयोग करने लगेंगे, या आप कहीं ना कहीं अपने आत्मसम्मान को कम करेंगे, आप अपने आप को इन्फीरियर समझेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपको एंगर मैनेजमेंट सीखना होगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से स्टेप्स बताई हैं। आप इन स्टेप्स को पॉइंट वाइज दे रखा है इन्होंने। इन सबको पढ़ने के बाद आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप किस तरह से एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी सफल व्यक्ति के साक्षात्कार पर प्रतिवेदन, जैसे कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, और हम जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसका समाज में भी सम्मान बढ़ता है और उसका जीवन बहुत सुलभ हो जाता है, और हम सब सफलता पाना चाहते हैं। इसीलिए हम अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम एक अच्छे और सफल व्यक्ति बने। और सफल व्यक्ति का मतलब केवल जॉब से ही नहीं होता है। सफल व्यक्ति का मतलब जो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करे वो सफल होता है। चाहे वो जॉब करे, चाहे वो खेती करे, चाहे वो बिजनेस करे, किसी भी क्षेत्र में किसी कार्य को अच्छे से करने की कला कोई सफलता का एक मुख्य पैमाना माना जाता है। तो यहाँ आप किसी सफल व्यक्ति का साक्षात्कार करेंगे तो साक्षात्कार क्या होता है, यहाँ पर इन्होंने साक्षात्कार के अलग अलग जो लेखक हुए हैं या जो साक्षात्कार लेने वाले जो एक्सपर्ट है उन लोगों की अलग अलग जो भी डेफिनेशंस रही है उसको बताया है इन्होंने। फिर इस तरह से इन्होंने साक्षात्कार की विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया है। आगे हम बढ़ते हैं तो इन्होंने साक्षात्कार के अलग अलग प्रकार बताए हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार, सामूहिक साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार, केंद्रीय साक्षात्कार, अनिर्देशित साक्षात्कार, पुनरावृत्ति साक्षात्कार, अनुसंधान साक्षात्कार। तो ये अलग अलग बहुत प्रकार के साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के बारे में बताया है। इंटरव्यू में खासतौर से आपके इंटरनल व्यूज को जाना जाता है। जब आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में आपका जो एक्सटर्नल और जो इंटरनल पर्सनैलिटी है उसके बारे में जाना जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा। और आज आप जानते हैं इस युग में चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं चाहे प्राइवेट जॉब में जाएं, अधिकांश
आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के ऊपर ही होता है। यहाँ इन्होंने देखो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं अपने बारे में, इंटरव्यू के जो क्वेश्चन अपने बारे में कुछ बताइए, फिर आप यह काम क्यों करना चाहते हैं, आप यह काम क्यों कर रही हैं तथा आपकी सफलताएं, है ना, आपके आइडियल कौन है। तो इन्होंने इस तरह से बहुत सारे जो एक मैम का इंटरव्यू लिया है एसआई का, है ना, उनके बारे में पूरा जया सुनेरी मैम का इंटरव्यू लिया है। वो पदस्थ ने पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, उनके इंटरव्यू के से संबंधित पूरी बातें इन्होंने इसमें लिखी है। साथियों, इसके बाद अगला हमारा जो प्रैक्टिकल है स्व या आत्म मतलब कैरियर परसेप्शन के ऊपर है कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि आप जब अपने खुद का व्यक्तित्व का विकास करेंगे और जब अपने खुद के अपने बारे में जान पाएंगे कि मुझे लाइफ में क्या करना है, और उसको अच्छे गहराई से अध्ययन करने के बाद यदि आप निश्चित करते हैं कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, तो डेफिनेटली आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो कोर्स कर रहे हैं उसको आप मतलब जीवन में कहीं ना कहीं उतार पाएंगे, कहीं ना कहीं उस पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स का आपको फ़ायदा मिलेगा, ताकि आप अपने अच्छे करियर का निर्माण कर सकें और अच्छा जीवन जी सकें। तो यहाँ पर आपने करियर विकल्पों का प्रभाव और इस पर क्या क्या प्रभाव होता है, इसमें आपने आत्म अवधारणा के बारे में बताया, स्व अवधारणा को समझना, खुद के परसेप्शन को समझना, और इसके बाद पहचान का नुकसान, कभी कभी परिस्थितियाँ आपके आत्म अवधारणा को कम करके करियर छोड़ने का हुक्म देती। कई बार हम भावुक भी हो जाते हैं, परिस्थिति अलग होती है। आत्म अवधारणा अपने करियर को बेहतर बना सकती है। जब आप अपने आप की स्ट्रेंथ को जान लेते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगला जो पॉइंट होगा, यहाँ इन्होंने दिए भी हैं कुछ सफलता के लिए पोशाक, मतलब उन्होंने कुछ पॉइंट दिए थे, है ना, थोड़ा दे दो थोड़ा पालो, अपना व्यक्तिगत ब्रांड स्थापित करें, एहसास एक अजनबी एक दोस्त हैं आप अभी तक नहीं मिले, मतलब कई सारे ऐसे अलग अलग तरह के इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, उनकी डिटेल स्टडी दे रखी है। फिर एसक्यू स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आध्यात्मिक बुद्धि एवं व्यक्तित्व विकास पर प्रतिवेदन लेखन किया है इन्होंने यहाँ पर। तो आज आप जानते हैं कि कई प्रकार के क्यू चल रहे हैं। आई क्यू आपने इंटेलिजेंट क्वेश्चन सुना होगा, ई क्यू इमोशनल क्वेश्चन, लेकिन आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण होता है एस क्यू स्पिरिचुअल क्वेश्चन, क्योंकि स्पिरिचुअल क्वेश्चन आपको हर तरह के आंतरिक और बाहरी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आजकल का जो जीवन है कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है और बहुत आपाधापी का युग है। इसमें आध्यात्मिकता आपको एक सही जीवन जीने का तरीका बताती है, और ये आईक्यू और ईक्यू दोनों के ऊपर शानदार तरीके से अपना कंट्रोल करने की क्षमता के बारे में डिस्कस करता है। तो इन्होंने आईक्यू, ईक्यू और साथ में इसके बाद एसक्यू के बारे में गहराई से बिल्कुल बताया है कि आप अपने एसक्यू की सहायता से किस तरह जीवन में एक बहुत ही सफल और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। ये एसक्यू की सहायता से अपना करियर मैनेजमेंट और साथ ही साथ आप अपना लाइफ मैनेजमेंट भी शानदार तरीके से कर सकते हैं। इस तरह इन्होंने पूरे पांचों प्रैक्टिकल को बताया है। डियर स्टूडेंट्स, आप भी इस तरह बनाएं, और आप हमने जो क्लासेस लिए हैं उसमें हमने बच्चों को बताया है। साथ ही साथ आप गूगल पर जाकर इससे संबंधित टॉपिक डालें और उसमें अच्छे से स्टडी करें, यूट्यूब पर वीडियो डालें। इसके बाद आपको अपनी खुद की भाषा में इन टॉपिक्स को लिखना है, ताकि वो चीज़ आपके माध्यम से आपके अंदर जाए और आप उन्हीं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस करना सीखें। तो आप इस तरह अपना प्रैक्टिकल बनाएं और अपनी क्वालिटी, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता और अपने आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व दोनों को विकसित करने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।